गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद पढ़ा था, ठीक है। प्रत्यक्षवाद में मैंने आपको बताया था कि प्रत्यक्षवाद क्या है, इसके प्रतिपादक कौन है और उन्होंने प्रत्यक्षवाद को किस तरह, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को किस तरह समाजशास्त्र के अंदर इंक्लूड किया, ठीक है। अब प्रत्यक्षवाद की अवधारणा जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुई, तो मैंने आपको बताया था कि ऑगस्ट कॉम्ट के गुरु सेंट साइमन का प्रभाव उन पर पड़ा था, जिनकी वजह से उन्होंने दर्शन की एक नवीन शाखा का विकास किया था, ठीक है। और दर्शन की इस नवीन शाखा को उन्होंने प्रत्यक्षवाद का नाम दिया था। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा के प्रारंभ से पहले उसका इतिहास हमने पढ़ा था कि प्रत्यक्षवाद का जो इतिहास है वो ज्ञान के विकास के नियमों से चलता है कि मनुष्य प्रारंभ में उसकी सोच कैसी थी, उसके बाद उसकी सोच कैसी हुई और तीसरे चरण में आकर प्रत्यक्षवाद का आविर्भाव हुआ, ठीक है। तो जो प्रथम चरण जो था, मैंने आपको बताया था कि वो धर्मशास्त्रीय अवस्था थी। किसी भी घटना के पीछे किसको उत्तरदायी माना जाता था? धर्म को उत्तरदायी माना जाता था। दूसरी जो अवस्था थी वो थी आपकी तत्वमीमांसीय, जिसमें अमूर्त शब्दों को उत्तरदायी माना जाता था। और जो तीसरी अवस्था थी वो थी ज्ञान की अवस्था, जिसे प्रत्यक्षवाद का नाम दिया गया, ठीक है। फिर हमने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा, परिभाषाएं, सारी चीजें पढ़ी। मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्षवाद क्या है। सभी विद्वानों ने अपनी अपनी तरह से प्रत्यक्षवाद को बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। ऑगस्ट कॉम्ट ने बिल्कुल सीधी सरल भाषा में बताया कि प्रत्यक्षवाद क्या है, कि प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। इस वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है? घटनाओं का अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण और उसके बाद उसका निष्कर्ष, तथ्यों का परीक्षण वर्गीकरण करने के बाद में उसके नियम और उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है। इतना हमने प्रत्यक्षवाद में पढ़ लिया था। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रत्यक्षवाद अध्ययन के चरण, ठीक है। प्रत्यक्षवाद अध्ययन के चरण कल मैंने आपको बताया था कि भाई जब प्रत्यक्षवाद अपन पढ़ते हैं और हम बोल रहे हैं कि यह वैज्ञानिक पद्धति या एक तरह की वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें कुछ प्रोसेस को, किसी क्रियाओं को काम में लेकर प्रत्यक्षवाद किया है, किसी घटना का अध्ययन किया जाता है, तो वो कौन सा तरीका है, किस तरीके से या कौन कौन से चरणों से होकर प्रत्यक्षवाद के तहत किसी भी घटना का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो अब वो अध्ययन के चरण कौन कौन से हैं वो हमको देखने हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए अध्ययन के चरण। ठीक है, प्रत्यक्षवाद अध्ययन के चरण। ठीक है, देखिए अध्ययन के चरण में सबसे पहले आपको दिख रहा है कि जब हम किसी भी घटना का अध्ययन प्रत्यक्षवाद पद्धति को काम में लेकर करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले समस्या या घटना क्या है उसका चयन किया जाए, ठीक है, कि कौन सी घटना है। हम समाज में रहते हैं, समाज की बात करते हैं तो हम समस्या भी समाज की लेंगे। भाई कॉम्ट महोदय ये कहते थे, हम कहते हैं ना कि कॉम्ट महोदय की शिक्षा दीक्षा प्राकृतिक विज्ञानों से हुई, तो उनका ये मानना था कि जिस तरह प्राकृतिक विज्ञानों में प्रकृति का अध्ययन प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाता है, वैसे ही समाज शास्त्र में भी सामाजिक समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेकर किया जाना चाहिए, और इसी को उन्होंने प्रत्यक्षवाद कहा। तो अब ये वैज्ञानिक पद्धति के चरण कौन से हैं, क्या क्या करके वो अध्ययन किया जाता है, या किस तरह से अध्ययन जो हम शुरुआत करते हैं वो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं और एंड कहाँ से करते हैं, उसमें प्रोसेस कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली चीज, जब आप अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आपको समस्या या घटना का चयन करना होता है कि समस्या है क्या, ठीक है। समस्या है क्या? मान लीजिए हमारी समस्या है गरीबी, या मान लीजिए हमारी समस्या है बेरोजगारी, या हम सीधी भाषा में ये कहें कि समस्या क्या है, तो हमारी समस्या है गंदी बस्तियां, जनसंख्या वृद्धि, ये सब क्या है? ये हमारी समस्याएं हैं। तलाक, बाल विवाह, महिला हिंसा,
अत्याचार, घरेलू हिंसा, बलात्कार, ये सब क्या है? ये सब समाज की समस्याएं। इनमें से कोई भी एक समस्या हमने चुन ली, ठीक है। फिर दूसरे में क्या करेंगे, उस समस्या से संबंधित कारणों का पता लगाएंगे कि ये समस्याएं होती क्यों है। भाई तलाक हो रहे हैं तो क्या कारण है, गरीबी है तो क्या कारण है, बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्या कारण है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसके पीछे क्या कारण है, बच्चों पर हिंसा हो रही है या बाल श्रम हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो हम उन कारणों का और उनसे जो प्रभाव होते हैं उन सब का अवलोकन करेंगे, उन सब का परीक्षण करेंगे कि हमको लगता है गरीबी के पीछे ये 4 कारण उत्तरदायी हैं। उन चारों कारणों का परीक्षण किया जाएगा कि क्या सच में यही 4 कारण उत्तरदायी हैं या कोई और, ठीक है। हम जब भी मान लीजिए हमने किसी एक कारण को लिया कि गरीबी के पीछे, अरुण का मानना है कि गरीबी के पीछे ये कारण उत्तरदायी है, आपका मानना है कि गरीबी के पीछे ये कारण उत्तरदायी है, मेरा ये मानना है कि गरीबी के पीछे ये कारण उत्तरदायी है। हम सबकी बात सुनेंगे, ठीक है, सबकी बात सुनेंगे और सबने जो कारण बताए उन सारे कारणों को हम ऐसे रखेंगे और फिर उनका परीक्षण करेंगे कि इसमें से रियल में वास्तव में कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो घटना से संबंधित कारण व प्रभावों का अवलोकन और उनका परीक्षण करना। फिर आ जाएगी उसकी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होगा, हम जब इन कारणों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि भाई इन 50 व्यक्तियों ने तो ये कारण बताए, इन 50 व्यक्तियों ने ये कारण बताए और इन 50 व्यक्तियों ने ये कारण बताए, किसके, गरीबी के। उन कारणों में से कितने कारण मैच खाते हैं, ठीक है, उन सब तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण करना होगा। अब वो वर्गीकरण और विश्लेषण कैसे होगा, मैंने आपको बताया कि 50 50 50 टोटल 150 लोगों से हमने जानकारी हासिल की। हमने सबको जाके एक ही पूछा कि आपके हिसाब से गरीबी के पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। क्लियर, इसको आराम से समझना। हमने उन सभी 150 व्यक्तियों से पूछा कि आपके अनुसार गरीबी के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। 50 लोग 50 टोटल 150 लोगों से पूछा। हर व्यक्ति ने अपनी अपनी तरह से जवाब दिए। किसी ने 5 कारण बताए, किसी ने 10 कारण बताए, किसी ने 15 कारण बताए। इस तरह से हमारे पास कुछ कारण तो सेम हो जाएंगे, कुछ कारण तो सेम हो जाएंगे। कैसे, जैसे अगर मैं ये मानती हूँ कि गरीबी के पीछे एक तो जनसंख्या की वृद्धि उत्तरदायी है, बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या बढ़ रही है वो। दूसरी चीज, लघु उद्योग खत्म हो रहे हैं और बड़े उद्योग बढ़ रहे हैं। मशीनी युग के कारण लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इसकी वजह से गरीबी बढ़ रही है। प्लस लड़के की चाह के कारण भी बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके परिवार की संख्या बढ़ रही है तो गरीबी बढ़ रही है। काम करने वाले मनुष्यों की संख्या खाने वाले मनुष्यों से कम है तो घर में पैसा आपके कम आ रहा है तो भी गरीबी होगी। व्यक्ति अगर आलसी होगा, काम करने में आलस्य करेगा तो भी गरीबी। तो ऐसे बहुत सारे कारण में मान लीजिए 3-4 कारण तो सब कॉमन बताएंगे, तो वो सब कॉमन कारणों के आधार पर अपन एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। ये सब अपन ने किया है, कब किया है, सेकेंड ईयर में किया है ना, जानते हो ना तथ्यों का वर्गीकरण विश्लेषण क्या होता है। तो इसी तरह डेटास का हम वर्गीकरण और विश्लेषण करेंगे कि भाई गरीबी के पीछे ये कारण बताएं, इनमें से इन 75 लोगों ने ये कहा और इन 75 लोगों ने ये कहा। या ये मान ले कि 100 लोगों ने तो इन कारणों को उत्तरदायी माना और 50 लोगों ने इन कारणों को उत्तरदायी माना। तो 100 लोग ऐसे थे जिन्होंने जिन कारणों को उत्तरदायी माना वो ज्यादा मायने रखते हैं क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। ज्यादातर लोगों का ये मानना है, उसके आधार पर वो जो कारण है वो सब टाइटल में चले जाएंगे, ठीक है, यानी वो उप कारकों में चले जाएंगे और ये जो है वो मुख्य कारकों में चले जाएंगे, मुख्य कारणों में चले जाएंगे। तथ्यों का वर्गीकरण उसी के आधार पर उनका विश्लेषण किया जाएगा और उसी के आधार पर राष्ट्र में निष्कर्ष निकाले जाएंगे और नियमों का प्रतिपादन किया जाएगा। तो ये प्रत्यक्षवाद में होता है। जब हम किसी भी घटना का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए इन 4 चरणों से होकर गुजरना जरूरी होता है। जब हमने सोशल रिसर्च पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि टोटल 12 चरण होते हैं अनुसंधान पद्धति के, होते हैं ना, हमने 12 चरण पढ़े थे। तो उन्हीं 12 चरणों का एक शॉर्ट्स में ये 4 पॉइंट्स बताएं कि ये प्रत्यक्षवाद के अध्ययन के चरण है। इन 4 चरणों से जब हम गुजरते हैं तो प्रत्यक्षवाद को हम अपनाते हैं। क्लियर, आ गया समझ में, लिख लीजिए इसे थोड़ा सा।
प्रत्यक्षवाद अध्ययन के चरण। लिखिए इसमें, काम्ट ने प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के 4 चरण बताए हैं। 4 चरण बताए हैं। चारों चरण आपके सामने है, लिख लीजिए। समस्या अथवा घटना का चयन, सेकेंड पॉइंट लिखिए, घटना से संबंधित संपूर्ण कारण और उनके प्रभावों का अवलोकन, परीक्षण और संकलन करना। अवलोकन, परीक्षण और संकलन करना। अवलोकन, परीक्षण और संकलन करना। ठीक है। थर्ड लिखिए, तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना। तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना। तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना। नेक्स्ट 4 पॉइंट लिखिए, तथ्यों के पारस्परिक गुण संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकालना एवं नियमों का प्रतिपादन करना। ठीक है। यह है आपके प्रत्यक्षवाद में अध्ययन के चरण। ठीक है। अब आता है आपका प्रत्यक्षवाद की मान्यताएं, या इसे प्रत्यक्षवाद के नियम भी कहा जाएगा। ठीक है। तो प्रत्यक्षवाद की मान्यताएं क्या हैं वो देख लीजिए आप। लिखिए, हेडिंग डाल देना, प्रत्यक्षवाद की मान्यताएं। प्रत्यक्षवाद की मान्यताएं। ठीक है। अब ये मान्यताएं क्या है, मतलब क्या मानता है प्रत्यक्षवाद, क्या मानता है। जब हम किसी भी पद्धति की प्रकृति की बात करते हैं तो हर पद्धति का अपना कुछ नियम, जिस तरह प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति होती है उसी प्रकार प्रत्येक विषय की प्रकृति होती है, और जिस तरह प्रत्येक विषय की प्रकृति होती है उसी प्रकार प्रत्येक वाद की या प्रत्येक सिद्धांत की, प्रत्येक नियम की प्रकृति होती है। उस नियम की प्रकृति ही बताती है कि उस नियम का, वो नियम जो है वो किस नियम पर चलता है। समझ में आ रहा है। कोई भी सिद्धांत या नियम है वो किसी एक नियम पर चलता है कि ऐसा है इसलिए ऐसा होगा। ठीक है। तो वैसे ही प्रत्यक्षवाद भी कुछ मान्यताओं पर चलता है कि अगर ये है तो ऐसा हुआ है तब ही ऐसा होगा। जैसे प्रत्यक्षवाद की सबसे पहली मान्यता ये है कि जिस तरह प्राकृतिक घटनाएं किसी न किसी कारण से तय समय पर, निश्चित समय पर घटित होती हैं, उसी तरह सामाजिक घटनाएं भी किसी न किसी निश्चित समय पर, तय समय पर घटित होती हैं। कोई सामाजिक घटना भी अगर घटित हुई है तो उसके लिए समय निश्चित है, वो निश्चित समय से घटित हुई है। जैसे हम कहते हैं ना, आपने मौसम के बारे में सुना, हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, मौसम अपने हिसाब से चल रहा है, बारिश आ रही है, बरसात हो रही है, पतझड़, सावन, ये सारी चीजें हो रही है ना, तो ये सब तय समय से हो रही है। इन सब के लिए एक समय फिक्स है।
ठीक है, तो ये सारी प्राकृतिक घटनाएं फिक्स है। उसी के बीच में अगर भूकंप आ गया, भूकंप तो अचानक आया, भूकंप का समय फिक्स था क्या? भूकंप की फिक्स टाइमिंग फिक्स थी? नहीं थी। लेकिन भूकंप आया क्यों, इसके कारण तो पता है ना हमको कि भाई भूकंप क्यों आता है। एक सीधा, मैं तो ज्योग्राफी नहीं पढ़ाती फिर भी आपको इतनी सी जानकारी जरूर रखते हैं कि प्लेट विवर्तनी के नीचे, धरती के नीचे हलचल से किसी वजह से अगर वो प्लेटें खिसक जाती हैं तो भूकंप आता है। तो कुछ हुआ तब भूकंप आया ना। ज्वालामुखी, धरती के गर्भ में जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो जो लावा है वो ऐसे फूट कर निकलता है। उसके भी पीछे कुछ ज्यादा रीजंस होते होंगे, अपन बहुत नॉर्मली खाली एक समझने के तरीके से इसे समझ रहे हैं। तो कोई ना कोई रीजन हुआ ना, तो जब वो रीजन होता है तो हम एक अंदाजा लगाते हैं। पता है, एक वो भूकंप नापने का एक वो ग्राफ होता है, वो एक मशीन होता है जिससे पता लगा जा सकता है कि हाँ अब ये चीज हुई है तो शायद इतने दिनों में या इतने घंटों में भूकंप आ सकता है। तो वो क्यों बताया हमने? क्योंकि हमें उसकी जानकारी है। हमने जब भूकंप के बारे में या ज्वालामुखी के बारे में निश्चित अध्ययन किया तो हमें पता चला कि इसके पीछे ये कारण उत्तरदायी हैं। और अगर ऐसा कोई भी कारण अभी के समय में हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले कुछ घंटों या दिनों में ये घटना घटित होगी। समझ में आया? तो जैसे प्रत्यक्षवाद यही कहता है कि जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाओं के लिए समय निश्चित होता है, कारण निश्चित होते हैं, वैसे ही सामाजिक घटनाओं के भी समय और कारण निश्चित होते हैं और ये निश्चित नियम से चलते हैं। ये जो सामाजिक घटना भी किसी न किसी नियम से घटित होती है, ऐसे ही घटित नहीं हो जाती। ठीक है, कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता, कोई ना कोई कारण उसके लिए उत्तरदायी है और उसका भी समय निश्चित होता है। लिख लीजिए, इसे हेडिंग डालना सामाजिक नियम, पहली हेडिंग डालना सामाजिक नियम। सामाजिक नियम में डैश करके लिखना, कांट के अनुसार प्रत्यक्षवाद की ये मान्यता है, कांट के अनुसार प्रत्यक्षवाद की ये मान्यता है कि सामाजिक घटनाएं प्राकृतिक घटनाओं की तरह, सामाजिक घटनाएं प्राकृतिक घटनाओं की तरह निश्चित नियमों के अनुसार ही घटित होती हैं। निश्चित नियमों के अनुसार ही घटित होती हैं, आकस्मिक रूप से घटित नहीं होती। सामाजिक घटनाएं प्राकृतिक घटनाओं की तरह निश्चित नियमों के अनुसार ही घटित होती हैं। ये घटनाएं आकस्मिक रूप से नहीं घटती। ठीक है, नहीं घटती। ठीक है, अब दूसरी प्रत्यक्षवाद की मान्यता क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। प्रत्यक्षवाद कहता है कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेकर किया जा सकता है और प्रत्यक्षवाद भी यही करता है। घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, मतलब अवलोकन, वर्गीकरण, परीक्षण, संकलन, सारणीयन के बाद में नियमों का प्रतिपादन करता है। क्लियर? लिखिए इसको, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। सेकेंड पॉइंट, प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीकों से, क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीकों से करता है, व्यवस्थित तरीकों से करता है। ठीक है, ये था आपका दूसरी मान्यता, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। तीसरे लिखिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यानी कि वैज्ञानिक नजरिया।
विज्ञान के नजरिए से समाज शास्त्र में प्रत्यक्षवाद के आधार पर घटनाओं का अवलोकन किया जाता है, वैज्ञानिक नजरिया अपनाकर अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही किसी देवीय अलौकिक शक्ति या अलौकिक जो पावर है, अमूर्त जो शब्द हैं, उनको तवज्जो या उनको महत्वता नहीं दी जाती, इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो घटनाओं का वास्तविक चित्रण करके उसकी वस्तु स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर उसका अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण करके नियमों का प्रतिपादन करना, ये वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। लिखिए इसमें वर्तमान में घटना का अध्ययन, वर्तमान में घटना का अध्ययन, कौन सी घटनाएं? सामाजिक घटनाएं। वर्तमान में घटना का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह, प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से किया जाता है, किया जाता है। घटना की व्याख्या, घटना की व्याख्या प्रत्यक्षवाद पर आधारित होती है। घटना की व्याख्या प्रत्यक्षवाद पर आधारित होती है। ठीक है, अगला लिखिए आनुभविक अध्ययन, एम्पिरिकल स्टडी, आनुभविक अध्ययन। ठीक है, अब देखिए प्रत्यक्षवाद एक बात ये भी मानता है कि समाज शास्त्र को उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए जो प्रत्यक्षतः उसके समक्ष, उसके सम्मुख हैं या हुई हैं। ठीक है, उन घटनाओं का नहीं जिनका कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं है और जिसको किसी ने देखा नहीं। उन्हीं घटनाओं का अध्ययन कीजिए जो आपके सामने है, और अगर नहीं भी हुई है तो आप उसको पुनः उस क्रिया को वापस करके उसके बारे में समझ सकते हैं। तो आप जो अध्ययन करेंगे वो वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक है, तो आनुभविक अध्ययन, एम्पिरिकल, मतलब खुद आप उसको अनुभव करके उसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, बनिस्पत इसके कि किसी ने बोल दिया और आपने लिख लिया। ठीक है, लिखिए इसमें कांट की मान्यता है, कांट की मान्यता है कि समाजशास्त्र में, कि समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद को, समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद को मात्र, प्रत्यक्षवाद को मात्र प्रत्यक्ष घटनाओं का ही अध्ययन करना चाहिए, प्रत्यक्ष घटनाओं का ही अध्ययन करना चाहिए। जिन घटनाओं का अवलोकन व परीक्षण नहीं किया जा सकता, जिन घटनाओं का अवलोकन व परीक्षण नहीं किया जा सकता, उनका प्रत्यक्षवाद से कोई संबंध नहीं है। उनका प्रत्यक्षवाद से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, यह है आपके प्रत्यक्षवाद की चौथी मान्यता। लास्ट लिखिए, प्रत्यक्षवाद की मान्यता है कि वह सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रत्यक्षवाद की मान्यता है, मतलब क्या मानता है प्रत्यक्षवाद। तो उसमें लास्ट पॉइंट आपका आता है सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन। प्रत्यक्षवाद के द्वारा अगर आप किसी अफवाह को सही या गलत सिद्ध कर देते हैं तो एक तरह से आपने समाज को कुछ नया दिया। आप मानते हैं इस बात को, स्वीकार करते हैं इस बात को, हाँ, कि आपने प्रत्यक्षवाद की घटना के द्वारा अगर किसी अफवाह को, किसी बात को या किसी घटना को सही या गलत सिद्ध कर दिया तो क्या हम समाज को कुछ दे ही रहे हैं ना। समाज ने उस चीज को स्वीकार किया या अस्वीकार किया तो आपने मान लिया ना भाई। उस अध्ययन को जब हम उनके सामने रखेंगे कि भाई आप लोग ऐसा कहते थे पर ऐसा नहीं है, ये इसीलिए हुआ था क्योंकि इसके पीछे ये कारण उत्तरदायी थे,
तो अगली बार अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है, आप समाज के पुनर्निर्माण में सहयोग कर रहे हैं ना। लोग गलतफहमियों से बाहर निकल रहे हैं, लोग अंधविश्वासों से बाहर निकल रहे हैं, लोग ऐसी बातों को जो दकियानुसी हैं, जो सही नहीं है, उनको दरकिनार कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक नया समाज उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि प्रत्यक्षवाद जो है वो सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन है। लिख लीजिए लास्ट पॉइंट। कांट ने प्रत्यक्षवाद को समाज के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया है। समाज के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, तो अब आप लिख लीजिए नेक्स्ट। आपके ये थे आपके प्रत्यक्षवाद की मान्यताएं। अभी उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका प्रत्यक्षवाद के उद्देश्य। ठीक है, एम्स ऑफ पॉजिटिविज्म, मतलब प्रत्यक्षवाद किन उद्देश्यों को काम में लेकर चलता है। ठीक है, तो ये है आपके प्रत्यक्षवाद की मान्यताएं, सॉरी प्रत्यक्षवाद के उद्देश्य। ठीक है, मान्यताएं हमने लिख ली। अब प्रत्यक्षवाद के उद्देश्य क्या हैं, तो ये हैं आपके प्रत्यक्षवाद के उद्देश्य। सामाजिक विज्ञानों को तार्किक और प्रयोग सिद्ध बनाना। जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उन सब वो सारे अगर प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवाद जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों को काम में लेकर चलते हैं तो जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं वो अपने आप में तार्किक और प्रयोग सिद्ध बनेंगे। दूसरा प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य है सामाजिक विज्ञानों को वैज्ञानिकता प्रदान करना। ठीक है, मतलब किसी भी घटना का अध्ययन व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से करने के लिए उनको उत्सुक करना। तीसरी चीज, मानव मस्तिष्क को स्वतंत्र करना। आपने सोचने समझने की जो क्षमता है उसको अगर आपने संकीर्ण कर दिया है तो उसको आपको संकीर्ण नहीं रखना है, आपको अपनी सोच को स्वतंत्र करना है, एक दायरे में बांध कर नहीं रखना है, उससे आगे निकलिए। हो सकता है जैसा आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हो या उससे कहीं कम हो सकता है जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल ही ना हो, उसके जस्ट विपरीत हो। तो इसके लिए जरूरी है आपको अपने दिमाग को स्वतंत्र रूप से फ्री कर देना, स्वतंत्र कर देना, ताकि वो ज्यादा सोच सके, अच्छा सोच सके, बेहतर सोच सके, तब वो कुछ नया सोचेगा। क्लियर? तो मानव मस्तिष्क को स्वतंत्र, प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य है मानव मस्तिष्क को स्वतंत्र करना। जब आप किसी के सामने कोई बात प्रूफ कर देते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति को ये कहें कि जो गांवों में जो ज्यादातर होता ही है कि डायन प्रथा चलती है, दाग प्रथा चलती है और बहुत सारी प्रथाएं हैं। जब हम बात करते हैं, जब हमारी क्लास चलती है नॉर्मल क्लासेस, तो उसमें अपन बात करते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अंधविश्वास है, जो चल रहा है और आज भी चला आ रहा है। आप में से कोई एक भी बच्चा या एक भी व्यक्ति जिसको ये प्रूफ कर दिया जाए कि आपकी ये जो धारणा है या ये जो प्रथा है वो बिल्कुल गलत है, तो वो कहेगा कि नहीं मैं तो नहीं मानता। आप उसको सिद्ध करके बताइए, और जब वो मान जाएगा तो क्या आपको लगता है उसके बाद वो किसी भी ऐसी चीज के ऊपर विश्वास करेगा? लगता है आपको? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसके सोच का दायरा जो है वो विकसित हो गया है। अब वो संकीर्ण सोच का नहीं है, अब वो सोचता है कि अगर कोई घटना घटित हुई है, समझ गया वो कि घर पर कोई घटना घटित हुई मतलब इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अगर वो ये चीज समझ गया तो वो डरना बंद कर देगा। ठीक है, रात को अंधेरे में 12 बजे अगर आप किसी पेड़ के नीचे से निकल रहे हैं और एक अफवाह फैली हुई है कि उस पेड़ पे भूत रहता है, तो चाहे पीछे कोई जानवर हो या बाई चांस कोई चीज गिर गई हो या गलती से कुछ भी हुआ हो, ठीक है, पर वो पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं करेगा और वो वहां से सरपट भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग स्वतंत्र नहीं है, वो वही सोच रहा है जो उसको सोचने के लिए आज तक तैयार किया गया था कि भाई 12 बजे और रात के इस समय अगर तुम आते हो तो इस समय यहाँ तुमको भूत मिलेगा। मतलब उसका माइंड प्रिपेयर है पूरी तरह से कि भाई इस समय वहां पर ये होते हैं। उस दिन गलती से वो वहां चला गया, अब वो वहां चला गया मतलब उसके माइंड में तो फिक्स है कि अरे मैं यहाँ आ तो गया हूँ पर अब यहाँ तो भूत होगा। अब बाई चांस उसका कोई कपड़ा पीछे किसी चीज में भी अटक गया होगा तो उसको यही लगेगा कि मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया।
क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। और अगर इसी की जगह कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, अगर पीछे मेरा कपड़ा अटका मतलब कोई ना कोई तो है, और इनविजिबल चीज तो कुछ होती ही नहीं जो दिखाई न दे। किसी ने पकड़ा है तो मैं पीछे मुड़ के, वो पीछे मुड़ के देखूंगा, वो पीछे मुड़ के देखेगा, और हो सकता है किसी लकड़ी में, किसी कांटे में या कहीं भी फंसा हुआ उसको वो कपड़ा दिख जाए। तो उसका स्वतंत्र दिमाग ज्यादा बेहतर सोच सकता है बनिस्बत किसी गुलाम दिमाग के। क्लियर? आ गया समझ में? और नेक्स्ट उद्देश्य है सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन। प्रत्यक्षवाद का सबसे मेन उद्देश्य यही माना जाता है कि प्रत्यक्षवाद को समाज का पुनर्निर्माण करना है, जो एक ऐसा समाज जो कुछ दायरों में बंध गया है, कुछ सीमाओं में बंध गया है, कुछ सोच में बंध गया है, तो उन दायरों, उन सीमाओं, उन सोच से परे हटकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो सही ढंग से वस्तुओं को देखे, सही तरह से घटनाओं का अध्ययन करे और निष्पक्ष होकर अध्ययन करके तथ्यों के आधार पर अपनी बात कहे और अपनी बात को सिद्ध करने का दम रखे। क्लियर? लिखिए प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य। प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य, और ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए आपके प्रत्यक्षवाद के उद्देश्य हैं। पहला पॉइंट, सामाजिक विज्ञानों को तार्किक व प्रयोग सिद्ध बनाना। सामाजिक विज्ञानों को तार्किक व प्रयोग सिद्ध बनाना। दूसरा लिखें, सामाजिक विज्ञानों को वैज्ञानिकता प्रदान करना। सामाजिक विज्ञानों को वैज्ञानिकता प्रदान करना। तीसरा है मानव मस्तिष्क को स्वतंत्र करना। मानव मस्तिष्क को स्वतंत्र करना। और लास्ट है सामाजिक पुनर्निर्माण करने का एक साधन। ठीक है, सामाजिक पुनर्निर्माण करने का एक साधन। ठीक है, ये हैं आपके प्रत्यक्षवाद के उद्देश्य 4। अब लास्ट में एक छोटा सा लिख लीजिए, प्रत्यक्षवाद का मूल्यांकन। प्रत्यक्षवाद का मूल्यांकन। प्रत्यक्षवाद का मूल्यांकन। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि कोई भी चीज या किसी भी बात के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। ठीक है, हम कोई भी चीज ऐसा हम यह नहीं कह सकते, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, पर जरूरी नहीं है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो यहाँ के हर बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हर इंसान के सोचने समझने का तरीका अलग तरह का होता है। 2 बच्चों को समझ में आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के 10 बच्चों को भी समझ में आएगा। हो सकता है उनके समझने का तरीका अलग हो। दूसरी चीज, किसी चीज को जैसे आप देखते हैं वैसे ही मैं देखूं या वैसे ही तीसरा देखे, ये जरूरी नहीं है। चौथी चीज, अगर हम किसी भी घटना, किसी भी चीज या किसी भी बात की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उस वस्तु, उस घटना या उस चीज में सारी अच्छी चीजें या सारी सकारात्मक ही हो, कुछ नकारात्मक भी होती हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि प्रत्येक वाद का, प्रत्येक वस्तु का आलोचनात्मक विवेचन करें तो उसके गुणों के साथ साथ उसके कुछ दोष या उसकी कमियां भी आती हैं। ठीक है, तो जैसे ही समाज शास्त्र में प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया, उसका मूल्यांकन किया गया और बताया गया कि प्रत्यक्षवाद के आधार पर अगर आप किसी समाजशास्त्र या किसी भी विषय की बात करते हैं तो प्रत्यक्षवाद के आधार पर किसी भी विषय को नहीं माना जाएगा। इन शॉर्ट में, प्रत्यक्षवाद के नियमों के आधार पर विश्लेषित समाजशास्त्र को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्षवाद जो है
वो अलग नियमों से चलता है, ठीक है। उसके नियमों से समाज शास्त्र में अगर आप किसी घटना का अध्ययन करते हैं तो वो तार्किक नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना था कि समाज शास्त्र का काम तो समाज के संबंध में ज्ञान देना है, समाज की व्याख्या करना नहीं है। समाज शास्त्र का काम समाज के संबंध में समझ पैदा करना है कि समाज क्या है। उसका काम ये नहीं है कि वो नियम बनाए या घटनाओं का विश्लेषण करे। तो ये जो लोग थे वो प्रत्यक्षवाद को अस्वीकार करते हैं। वो ये कहते हैं कि प्राकृतिक घटनाएं जो हैं वो तो घटित हो जाती हैं और बाद में आप उसको लैब में पुनः घटित करके भी समझ सकते हैं, लेकिन सामाजिक घटनाएं तो घटित हो गई। मान लीजिए किसी ने सुसाइड कर लिया, ये बहुत मूर्खतापूर्ण तर्क है, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको। मान लीजिए किसी ने सुसाइड कर लिया, तो हम तो वहां मौजूद थे ही नहीं, हमको तो उस घटना का अध्ययन करना है। क्या करोगे, मरे हुए इंसान को वापस जिंदा करोगे और खड़े हो जाओ वापस सुसाइड करो, हमको देखना है। क्यों? प्रत्यक्षवाद, हमको तो प्रत्यक्ष तो उसको अवलोकन करना है, हम उसका परीक्षण करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये जो कुछ आलोचनाएं हैं, सभी आलोचकों ने अपने अपने हिसाब से, देखिए हम पूरी तरह ना तो किसी को सही साबित कर सकते हैं और ना ही पूरी तरह किसी को गलत साबित कर सकते हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं और हमें दोनों ही पहलुओं को देखना है। और चूंकि हम तो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो हमें तो जिसने जो कहा वो सारी चीजें समझनी है और सारी चीजों को समझकर अपने अंदर उतारना है और जानने का प्रयास करना है कि वास्तव में समाजशास्त्र है क्या। क्लियर? तो अब ये देख लीजिए आप, प्रत्यक्षवाद का मूल्यांकन, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट्स ही है, ज्यादा नहीं है। प्रत्यक्षवाद का मूल्यांकन, प्रत्यक्षवाद का मूल्यांकन लिखिए। इसमें प्रत्यक्षवाद के आलोचकों ने इसकी कुछ कमियां गिनाई। प्रत्यक्षवाद के आलोचकों ने इसकी कुछ कमियां गिनाई। विद्वानों ने कहा कि प्रत्यक्षवाद पर आधारित समाजशास्त्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्षवाद पर आधारित समाजशास्त्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इनका मानना है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य समाज के संबंध में समझ पैदा करना है। समाजशास्त्र के संबंध में समझ पैदा करना है, न कि समाज की व्याख्या करना। समाजशास्त्र का उद्देश्य समाज के संबंध में समझ पैदा करना है, न कि समाज की व्याख्या करना। समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक संबंधों को समझना है, न कि उनके संबंध में नियमों का प्रतिपादन करना। क्योंकि सामाजिक घटनाएं
प्रेरणा और उद्देश्यों पर आधारित होती हैं। प्रेरणा और उद्देश्यों पर आधारित होती हैं, जबकि प्राकृतिक घटनाओं में इसका अभाव होता है। जबकि प्राकृतिक घटनाओं में इसका अभाव होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद को कुछ विचारकों ने ज्यों का त्यों स्वीकार किया है। कुछ विचारकों ने ज्यों का त्यों स्वीकार किया है और कुछ विचारक प्रत्यक्षवाद पर आधारित समाजशास्त्र को स्वीकार नहीं करते। परंतु फिर भी प्रत्यक्षवाद ने समाजशास्त्र में पद्धति और सिद्धांतों के निर्माण में अपना विशेष योगदान दिया है। पद्धति और सिद्धांतों के निर्माण में अपना विशेष योगदान दिया है। क्लियर? ये था आपका प्रत्यक्षवाद। समझ में आ गया आपको? ठीक है। इन शॉर्ट में हमने प्रत्यक्षवाद के बारे में पढ़ा एक सिंपल लाइन में कि प्रत्यक्षवाद अध्ययन की वह वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा घटनाओं का अध्ययन, अवलोकन, परीक्षण, संकलन, तथ्यों के वर्गीकरण, विश्लेषण के आधार पर जो निष्कर्ष निकलते हैं उसके आधार पर नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। तो कॉम्ट के अनुसार सामाजिक घटनाओं का अध्ययन प्रत्यक्षवाद के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रत्यक्षवाद क्या है हमने पढ़ लिया, उसकी मान्यताएं क्या है पढ़ ली, मतलब वो किन नियमों पर चलता है, उसके कुछ उद्देश्य हमने पढ़ लिए और फिर हमने प्रत्यक्षवाद का आलोचनात्मक विश्लेषण किया। क्लियर? यहाँ पर आपका प्रत्यक्षवाद समाप्त होता है और इसी के साथ में आपकी फर्स्ट यूनिट के साथ में सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास हमारी अगले 10 दिन के बाद लगेगी, जब आपकी 10 क्लासेस पॉलिटिकल साइंस की हो जाएंगे उसके बाद लगेगी। क्लियर? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? कंफर्म? चलिए अब बीच में इसको रोकिएगा नहीं और स्टडी रेगुलर रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। गुड डे टू ऑल। गुड बाय।